हाय साथियों, आज हम लोग जलमंडल के बारे में बात करेंगे। देखेंगे जलमंडल के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। जलमंडल देखिए दोस्तों, जलमंडल की शुरुआत करते हैं। जलमंडल के बारे में दोस्तों आपको मालूम हो कि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, एक पृथ्वी है। दोस्तों क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी को आपको मालूम होगा दोस्तों, पृथ्वी को जो भूमध्य रेखा होती है दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये दो भागों में विभाजित करती है। आपको मालूम होगा कि दोस्तों इसको क्या कहते हैं, उत्तर और इसको दक्षिण। ये गोला का अर्ध भाग है तो इसको गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तरी गोलार्ध में कितने परसेंट जल पाया जाता है या दक्षिणी गोलार्ध में कितने परसेंट जल पाया जाता है या स्थल पाया जाता है, तो आपको ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। आप लोग को मालूम होगा कि जो सबसे अधिक भाग अगर वैसे देखा जाए तो स्थलीय भाग सबसे ज़्यादा भाग इधर दिखा देंगे। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक स्थल मिलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कम स्थल मिलते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो देखा 60% स्थलों का विस्तार है और केवल 40% जल का विस्तार है दोस्तों। 40% जल है दोस्तों और 60% स्थल है। 60% दोस्तों स्थल है। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए दोस्तों तो दक्षिणी गोलार्ध में 80% जल है दोस्तों और 20% भूमि है। 20% स्थल है और 80% जल है। तो इसीलिए दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि जो ये होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें 20 डिग्री से लेकर के उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच का जो होता है, उसके बीच का जो लवणता होता है वो जल का, महासागरीय जल का वो अधिक होता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के 40 अंश के बीच, 20 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा और 40 अंश अक्षांश रेखा के बीच का जो लवणता होता है महासागरीय जल का वो अधिक होता है उत्तरी गोलार्ध में, सही है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 10 अंश और 10 अंश अक्षांश रेखा से लेकर 30 अंश अक्षांश रेखा तक, 30 अंश अक्षांश रेखा तक जो लवणता होता है जल का वो सर्वाधिक होता है दोस्तों महासागरों का जो जल का तापमान होता है, औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका औसत तापमान होता है महासागरों का। महासागरों का औसत तापमान होता है दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि महासागरों से जो जल वापस वाष्पीकरण होता है वो संवहन भी होता है दोस्तों। ये तो महासागरों का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों महासागरों के बारे में। चलते हैं दोस्तों, ये तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक इतने बारे में बात किए हैं दोस्तों। और इसके बारे में आगे इसको मिटाते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महासागरों की लवणता है दोस्तों। महासागरों की जो लवणता है वो सबसे अधिक लवणता का सबसे अधिक महासागरों में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट। ये 4 पॉइंट अधिकता होते हैं महासागरों की जल में की लवणता में दोस्तों। इसको मिटाते हैं। अब अगला बात करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ऊपरी दोस्तों महासागरों के प्रकार देखते हैं दोस्तों। महासागरों के दोस्तों पृथ्वी पर महासागर 4 प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर महासागर 4 प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों। 4 प्रकार के महासागर दोस्तों 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पृथ्वी पर कितने महासागर हैं दोस्तों? पृथ्वी पर दोस्तों महासागर 4 है। कौन कौन सा? पहला कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा महासागर? दूसरा दोस्तों महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। चौथा है दोस्तों आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। दोस्तों अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? लगभग 16 करोड़ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 16.5 करोड़ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। 16.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, तो इसके बाद दोस्तों अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग इससे आधा है दोस्तों। 8.5 लगभग करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। करोड़ किलोमीटर ये अटलांटिक महासागर का दोस्तों क्षेत्रफल है, लगभग 8.5 करोड़ किलोमीटर। अब हिंद महासागर का कितना क्षेत्रफल है दोस्तों? तो हिंद महासागर का दोस्तों इससे कम कर दिए 7.3 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ किलोमीटर। ये दोस्तों हमारी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ देगा दोस्तों। ये दोस्तों जो प्रशांत महासागर का दोस्तों, अब दोस्तों ये आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो ये 1 करोड़ किलोमीटर, लगभग 1 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। ये प्रशांत आर्कटिक महासागर दोस्तों। जो ये थे दोस्तों, ये था हमारा तो ये था दोस्तों। अब आ जाते हैं इसके बाद दोस्तों जो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु होता है, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु उसका क्या नाम है दोस्तों? प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है उसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों उसका? मेरियाना गर्त। क्या नाम है? मेरियाना गर्त, या उसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त। ये किस द्वीप के किनारे है दोस्तों? गुआम द्वीप के किनारे। किस द्वीप के किनारे है? गुआम द्वीप के किनारे। गुआम द्वीप के किनारे है दोस्तों ये मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त को दोस्तों चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है दोस्तों। आपको मालूम है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या होता है दोस्तों? दोस्तों गर्त क्या होता है? गर्त क्या होता है चलो उसके बारे में बताइए। जो महासागर का जो महासागरों का जो सबसे गहरा बिंदु होता है उसे गर्त कहते हैं। गर्त की आकृति ऐसी होती है। गर्त के जो किनारे होते हैं ना, इनका बहुत तीव्र ढाल होता है गर्त के किनारों का। देखिए इसे गर्त कहते हैं महासागरों में, उसे बताएंगे दोस्तों, उसी को गर्त होता है। तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा गर्त होता है वो सुंडा गर्त है। कौन सा गर्त है? सुंडा गर्त। और अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा जो गर्त है दोस्तों वो प्यूर्टो रिको। अटलांटिक महासागर सबसे गहरा गर्त है दोस्तों। ये तो हो गए महासागरों के बारे में। दोस्तों सबसे अधिक महासागरों के ऊपर किस महासागर की सबसे अधिक लवणता है दोस्तों? तो है किस महासागर की? वो है अटलांटिक महासागर की जो लवणता है दोस्तों वो मैक्सिमम है। कितना है? 36 प्रति हजार ग्राम। 36 प्रति हजार ग्राम है। 36 प्रति हजार ग्राम अटलांटिक महासागर की और लवणता है दोस्तों। मैक्सिमम अगर आपसे टोटल ओवरऑल में पूछा जाए कि किस महासागर का लवणता कितना, औसत महासागरों की लवणता कितनी होती है, औसत महासागरों की लवणता कितनी होती है, तो वो 35 प्रति हजार ग्राम होता है। 35 प्रति हजार, मतलब कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक होगा। ये होगा ये औसत महासागरों में। सबसे अधिक लवणता अटलांटिक महासागर की होती है दोस्तों। सबसे अधिक लवणता अटलांटिक महासागर की वो 36। हिंद महासागर की लवणता कितनी होती है दोस्तों? हिंद महासागर की जो लवणता होती है वो 31 से लेकर के 35 तक 35 डिग्री हजार ग्राम होती है। इसमें 2 जीरो का 1000 ग्राम हिंद महासागर की लवणता है दोस्तों। अब उसके बाद ओवरऑल 35। अब इसके बाद दोस्तों सबसे अधिक किस महासागर की, सबसे अधिक किस महासागर में दोस्तों, किस महासागर के अगर आपसे पूछा जाए कि किस सागर का, अगर सागरों में बात कर दिया जाए तो सबसे अधिक लवणता या खारेपन की मात्रा किस सागर में होता है? एक सागर होगा दोस्तों तुर्की में, एक सागर है वान झील। एक झील है दोस्तों वान झील।
वान झील, कौन सी झील है? वान झील कहाँ है दोस्तों? तुर्की में। इसकी लवणता दोस्तों 330 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, 330 प्रति डिग्री 1000 ग्राम पर है दोस्तों वान झील की। ये पहले नंबर पर है दोस्तों, सबसे अधिक लवणता वाली झील। दूसरे नंबर पर है दोस्तों मृत सागर, दूसरे नंबर पर है दोस्तों मृत सागर, मृत सागर। इसकी लवणता है दोस्तों 238 पर डिग्री 1000 ग्राम, 238 पर 1000 ग्राम है दोस्तों इसकी लवणता है, 238 प्रति ग्राम है दोस्तों। ये दोस्तों झीलों के बारे में हो गए। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो सबसे अधिक किस दोस्तों सबसे अधिक किस महासागर का मग्न तट विस्तार है? किस महासागर का जो तटीय क्षेत्र है वो अधिक है? तो वह प्रशांत महासागर का जो मग्न तट है वो सर्वाधिक विस्तृत है। प्रशांत महासागर का मग्न तट, मग्न तट मैक्सिमम है दोस्तों, मैक्सिमम क्षेत्रफल फैला हुआ है प्रशांत महासागर का, इसलिए इसका जो तट होता है वो मैक्सिमम विस्तृत होता है दोस्तों। अगर दोस्तों पूछा कि सर्वाधिक जो है ज्वालामुखी या भूकंप किस महासागर में आते हैं तो वो आता है प्रशांत महासागर में। आपको मालूम होगा दोस्तों कि प्रशांत महासागर के किनारे वाला जो ये जापान वाला जो क्षेत्र है, जापान वाला, फिलीपींस वाला, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा ज्वालामुखी प्रक्रियाएँ भूकंपों को आते रहते हैं। उधर मैक्सिको वाला में चले जाएंगे, ज़्यादा भूकंपों को आते होते हैं ये प्रशांत महासागर में। ये और दोस्तों जो ये गर्त होता है ना, जो गर्त होता है दोस्तों, इसको मिटा दें दोस्तों, यहाँ पर लिख दें। जो गर्त होता है, गर्त वाले क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। जैसे जो ज्वालामुखी होता है, जो गर्त होता है, ज्वाला महासागरों का जो सबसे गहरा गर्त होता है वो एक भूकंपित क्षेत्र होता है, एक ज्वालामुखी क्षेत्र होता है गर्त वाला दोस्तों। ये भूकंप वाला गर्त के बारे में आप इससे मिटा दें दोस्तों, महासागरों गर्त में। दोस्तों कटक के बारे में आप सुने हो, एक कटक का नाम सुने हैं? उड़ीसा वाला कटक की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, हम उड़ीसा वाला कटक की नहीं, महासागरों में एक कटक पाया जाता है दोस्तों, अब इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग क्या महासागरों का दोस्तों आप लोग जानते होंगे, दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है, ये बना रहे दोस्तों महासागर। दोस्तों ये क्या है? महासागर। दोस्तों क्या है? महासागर। दोस्तों ये महासागर है। दोस्तों ये क्या है? महासागर है। दोस्तों आप लोग को मालूम हो महासागरों की नीचे जो नीचल तली होती है वो कैसी होती है दोस्तों? महासागर जो नीचे की तली होती है कैसी होती है? महासागर एक जिसका ऐसा क्षेत्रफल, ऐसा महासागर का क्षेत्रफल होता है जिसकी सीमा निश्चित नहीं होती है, उसे महासागर कहते हैं दोस्तों। अब लोग दोस्तों महासागर के 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, महासागर के 4 प्रकार होते हैं बारे में दोस्तों। एक होता है कौन सा, यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिख दें। पहला होता है महासागर में कौन सा होता है? महासागरीय मग्न तट, मग्न तट। दूसरा होता है दोस्तों महासागरीय मग्न ढाल, महासागरीय मग्न ढाल। तीसरा होता है दोस्तों गहरे क्षेत्रीय मैदान। चौथा है दोस्तों होता है गर्त। दोस्तों ये महासागर में जो सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र होता है इन्हीं चारों का होता है दोस्तों। महासागरों में इन्हीं चारों का विस्तृत क्षेत्र होता है दोस्तों महासागरों में। अगर बात किया जाए तो महासागरीय मग्न तट क्या होता है दोस्तों? महासागरीय मग्न तट क्या होता है तो आप लोग को मालूम होगा, जिसका भारत का जो पश्चिमी तट है उसको मग्न तट कह सकते हैं। उसी वैसा ही तट होता है, समुद्रों का जो किनारे वाला तट होता है, समुद्रों का जो किनारे वाला तट होता है उसको मग्न तट कहते हैं। ये समुद्र दोस्तों
समुद्रों को जो एक किनारे वाला तट होता है ना, इसी को मग्न तट कहते हैं। ये मग्न तट मछलियों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। मछलियाँ यहाँ से आसानी से पकड़ी जाती हैं मग्न तट से दोस्तों। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि जो ये अटलांटिक महासागर होता है, अटलांटिक महासागर होता है, कौन सा? अटलांटिक महासागर। दोस्तों अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है? अंध महासागर भी कहा जाता है। और अटलांटिक महासागर में ही दोस्तों, अटलांटिक महासागर में ही दो बैंक पाए जाते हैं। क्या नाम है? जॉर्ज बैंक और जॉर्ज बैंक, और एक बैंक का नाम है दोस्तों ग्रैंड बैंक। जॉर्ज बैंक और ग्रैंड बैंक। दोस्तों ये बैंक नहीं है दोस्तों, ये मछली उत्पादन के, ये मछली उत्पादन के स्थान है दोस्तों। क्या है? स्थान है, ये स्थान है। तो मछली उत्पादन के दोस्तों स्थान है ये ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक। यहाँ से मछलियाँ आसानी से उत्पादन की जाती हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर में दोस्तों। ये सब बैंक दोस्तों। अब चलते हैं महासागरीय मग्न तट क्या होता है। ये अटलांटिक महासागर में हो गया दोस्तों, इसको मिटा देगा। चलिए इसको अब जैसे महासागरीय मग्न तट क्या होता है दोस्तों। महासागरीय मग्न तट क्या होता है? ये जो होता है, ये महासागर के जो किनारे वाला भाग होता है ना, महासागर के जो किनारे वाला भाग होता है उसको महासागरीय मग्न तट कहते हैं। अरे इसी नाम में छिपा हुआ है तट, मग्न तट, इसी को मग्न तट कहते हैं जो किनारे वाला होता है। और उसमें महासागरीय मग्न ढाल क्या होता है? ये जो ये ढाल होती है ना, ये महासागरीय मग्न ढाल होती है, ये वाली ढाल को। और महासागरीय जो क्षेत्रीय मैदान क्या होता है? महासागरों में जो सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र होता है, किसका होता है? किस तट का महासागरों में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र होता है? वो होता है गहरे क्षेत्रीय मैदान का। गहरे क्षेत्रीय जो महासागर का जो गहरी क्षेत्रीय मैदान होता है, इसका क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत होता है दोस्तों। जैसे ये वाला क्षेत्र हो, ये महासागरों का जो ये नीतल है, जो तल है दोस्तों, ये सर्वाधिक विस्तृत है। इसको कहेंगे महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान कहेंगे दोस्तों इसको ही। और आपको मालूम होगा दोस्तों कि महासागरीय गर्त, महासागरों का जो सबसे गहरतम बिंदु होता है, जो सबसे गहरा बिंदु होता है, उसे गर्त कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर गर्त है, देखिए यहाँ पर गर्त है, ये वाला, इसको क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे। और गर्त का जो किनारे वाला भाग होता है, बहुत ढलान होता है, तीव्र गति से इसका ढलान होता है दोस्तों, इसी को गर्त कहेंगे, गर्त। दोस्तों ये आप लोग कभी सोचे हैं कि महासागरों में ऐसी आकृति क्यों पाई जाती हैं? क्यों महासागरों में गर्त कहीं बन जा रहा है, कहीं महासागरीय मैदान, कहीं के भूमि पठार, कहीं पर्वत महासागरों के अंदर भी पाए जाते हैं। महासागरों के अंदर भी पहाड़ियों का निर्माण है, पर्वतों का निर्माण है, पठारों का निर्माण है, गर्त का निर्माण है। ऐसी क्यों भिन्नता पाई जाती है? तो आप दोस्तों लोग जानते होंगे कि महासागरों के अंदर क्या होता है। महासागरों के अंदर क्या जो प्लेटें, जो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं, प्लेटें विवर्तनिक जो प्लेटें होती हैं, उनका अपसरण के कारण, उनकी अपसरण मतलब कि दो प्लेटें होती हैं, मतलब जो प्लेटें होती हैं उनके अपसरण का, मतलब जब प्लेट दूर दूर जाएंगे तो उसको अपसरण कहते हैं। तो इन्हीं प्लेटों के अपसरण के कारण बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसमें क्या होता है, ज्वालामुखी वहाँ से ज्वाला वो क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है। जब प्लेटें खिसकती हैं, दूर जाती हैं, तो बीच का क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है, जिससे पृथ्वी के जो दुर्बल मंडल में मैग्मा लावा या जो पिघला हुआ अवस्था में है, वो बाहर निकलना चालू हो जाता है। वही जब बाहर निकलना चालू हो जाता है तो गर्त का निर्माण होता है। वो फिर उसके बाद कटक का निर्माण होता है। कटक बताते हैं, ये कटक है दोस्तों, कटक का निर्माण होता है। पहाड़ों का निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है, पहाड़ियों का निर्माण होता है। किसके कारण? महासागर जो है ज्वालामुखी के कारण। महासागर में जब भूकंप आते हैं तो इसके कारण निर्मित होते हैं दोस्तों। इन्हीं ये पूरे महासागर की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसी के द्वारा इसका निर्माण होता है दोस्तों। ये कटक होगा दोस्तों। ये तो आपको मालूम है, ये महासागरों के जो उच्चावत ज्यामितियाँ होती हैं, उच्चावत में बड़ी बड़ी जो आकृतियाँ होती हैं, उनके बारे में बात किए हैं। अब छोटी छोटी आकृतियों के बारे में ही बात कर रहे हैं दोस्तों। महासागर में जो पठार होते हैं, जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं छोटे छोटे, ये क्या है, ये इनको कटक कहा जाता है। जैसे ये वाला जो कटक है, इनको कटक कहेंगे दोस्तों, कटक। जिसमें यही कटक जब यही कटक होता है, पर्वतों को जानिएगा, पर्वतों को ही कटक कहा जाता है। वो महासागरों के अंदर जो सर्वाधिक कटक किस महासागर में पाए जाते हैं दोस्तों? सर्वाधिक कटक अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में सर्वाधिक कटक पाए जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही कटक बनेंगे जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर, तो कटक का निर्माण होगा दोस्तों।
आज दोस्तों जब कटक समुद्र का जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो वहाँ पेट्रोलियम गैस जलवाष्प निकलता है, समुद्र के अंदर भी जलवाष्प पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों। और तो सुनिए दोस्तों, जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है कटक का निर्माण होता है, आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक कटक का निर्माण हुआ है। कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी होती है दोस्तों, इस आकार की जो आकृति होती है अटलांटिक महासागर की, इस आकार की आकृति होती है। और एशिया महाद्वीप के जो पश्चिम में पूर्वी साइड जाएंगे तो प्रशांत महासागर मिलेगा, और फिर इस पश्चिम साइड जाएंगे तो भी प्रशांत महासागर मिलेगा दोस्तों। और अब हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया जो आएंगे तो नीचे हिंद प्रशांत महासागर ही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों आपको बताएं एक ग्रैंड बैंक में एक घास पाई जाती है, ग्रैंड बैंक में घास पाई जाती है जिसका नाम है प्लैंकटन घास। प्लैंकटन घास पाई जाती है। इसी घास को खाने के लिए दोस्तों, इसी घास को खाने के लिए, प्लैंकटन घास को खाने के लिए मछलियाँ आती हैं, जो सर्वाधिक यहाँ पर मछलियाँ आती हैं, सर्वाधिक इस घास को खाने के लिए आती हैं। मछलियों का अच्छा भोजन होता है ये घास, इसलिए इस क्षेत्र को ग्रैंड टैंक या ग्रैंड बैंक या जॉर्ज बैंक कहा जाता है दोस्तों। अब यार महासागरों के बारे में हो गया बात, महासागरीय मैदान। अब छोटे छोटे कटक के बारे में बात, जब दोस्तों ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो छोटी छोटी आकृतियां बनती हैं जिन्हें कटक कहा जाता है। प्रशांत महासागर के कटक के बारे में बात करें, जैसे प्रशांत महासागर में दोस्तों इसी कटक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैसे एक कटक का नाम बता रहे हैं दोस्तों। यही कटक जब यही कटक समुद्र से महासागर से ऊपर उठ जाते हैं तो द्वीप का निर्माण होता है। सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। यही कटक का बड़ा रूप होता है दोस्तों, द्वीप होता है दोस्तों। तो इस द्वीप का मान लिया ऐसा द्वीप जैसे आप लोग जानते होंगे एजोर्स द्वीप। कौन सा द्वीप, एजोर्स द्वीप। एजोर्स जो द्वीप है, जो एजोर्स द्वीप है, एजोर्स द्वीप है दोस्तों। जो एजोर्स द्वीप है ये कटक का ही उदाहरण है दोस्तों। ये एजोर्स द्वीप अर्थ महासागरों के छोटे छोटे आकृतियों के बारे में। प्रशांत महासागर के कटक के बारे में आप लोग बात करेंगे दोस्तों, प्रशांत महासागर के कटक के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। दोस्तों प्रशांत महासागर के कटक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों प्रशांत महासागर के कटक के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रशांत महासागर का जो पहला कटक है वो हवाई कटक। आपको पता है ना कटक क्या होता है, पहाड़ों का जो समुद्र में जो पहाड़ होते हैं उसे कटक कहते हैं, हवाई कटक। प्रशांत महासागर में कटक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कटक है जो न्यूजीलैंड कटक। तीसरा कटक है दोस्तों तीसरा कटक का नाम है क्वींसलैंड कटक। चौथा कटक का नाम है दोस्तों अल्बोर्स कटक। चौथा कटक का नाम क्या है दोस्तों, अल्बोर्स कटक का नाम है चौथा कटक का। इसका नाम है अल्बेट्रोस कटक। ये किसी कोचिंग संस्था में इतनी क्वालिटी के साथ इतना गुणित नहीं मिलेगा दोस्तों, एक स्थान पर नहीं मिलेगा इतना वीडियो दोस्तों। ये कटक के बारे में बात हो गई दोस्तों, अल्बेट्रोस कटक। अब महासागरों में जैसे बात करते हैं, ये महासागरों कटक के बारे में बात हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आप जो महाद्वीप होते हैं, जो महाद्वीप जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये कटक, यही था दोस्तों हम लोग का जलमंडल का वीडियो था दोस्तों। जलमंडल के बारे में बात किया, और जो जलमंडल के बाद थोड़ा बचा था दोस्तों देख लें क्या बचा है।
लवणता के बारे में बता दिए हैं दोस्तों, द्वीपों के बारे में बता दिए हैं, जो महासागरों का जो तापमान के बारे में बताए दिए हैं दोस्तों, महासागरों के बारे में लगभग। दोस्तों ये थे महासागर के टॉपिक वीडियो, बताइए कैसा लगेगा दोस्तों।